एक 14 साल का लड़का होता है जो कि अपने घर की परिस्थितियों को देख करके चेन्नई कमाने चला जाता है। लेकिन वहां पर उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि आप सुनोगे जब तो वाकई में सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि आखिर इस दुनिया में किस किस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। क्या है पूरी कहानी इस वीडियो में बात करने वाला हूं, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर किया करिए, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं यह है बिहार प्रदेश में एक जिला है, उसी जिले में एक गांव लगता है। 14 साल का यहाँ पर एक लड़का रहता था जिसका नाम प्रियांशु है। प्रियांशु के घर में प्रियांशु के अलावा उसके मम्मी पापा रहते थे। उसके पिताजी कमाते थे और प्रियांशु जिसकी उम्र 14 साल है वो पढ़ाई किया करता था। उसकी मम्मी घर पे रहती थी, उसके पापा कमाई किया करते थे। लेकिन संजोगवश जो प्रियांशु है इसके पिताजी की तबीयत ज्यादा खराब होने लगती है। अब जब तबीयत खराब होने लगती है तो इकलौता कमाने वाले प्रियांशु के पिताजी घर पर बैठ जाते हैं। प्रियांशु अब सोचता है कि आखिर मैं करूं क्या, मेरे पिताजी घर पे बैठ गए हैं, उनकी तबीयत खराब रहती है। अब यहाँ तक कि घर पे खाने के लिए एक पैसे नहीं थे, कोई अन्न नहीं था। कभी कभी तो भूखन सोना पड़ता था, आसपास के लोगों से कभी मांगना पड़ता था। स्थिति जब खराब होने लगती है तो प्रियांशु सोचता है कि अब मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ करके मैं खुद कमाऊंगा और अपने पिताजी का इलाज भी कराऊंगा और खाने के लिए कोई कमी न हो, इसलिए मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा। आखिरकार ये सब सोच करके प्रियांशु अपने घर से निकलता है। एक दिन बैग में अपने कपड़े पैक करता है और अपने मम्मी से बोलता है कि मैं कमाने के लिए चेन्नई जा रहा हूँ, गांव के कुछ लोग वहां पर जा रहे हैं, मैं भी साथ में जा रहा हूँ और कमाऊंगा। माँ तो सोचती थी कि मेरा बेटा न जाए, लेकिन घर की ऐसी परिस्थिति थी जिसकी वजह से माँ को भी इजाजत देना पड़ा। आखिरकार प्रियांशु घर से निकल जाता है, बिहार पटना स्टेशन पहुंचता है और वहां से ट्रेन पकड़ता है चेन्नई के लिए। आखिरकार चेन्नई जब पहुंचता है तो गांव के कुछ लोग होते हैं जो कि एक कंपनी में काम किया करते थे। वहीं पर प्रियांशु जो जिसकी उम्र 14 साल, उसकी भी उस कंपनी में ड्यूटी लग जाती है। हालांकि कंपनियों में 18 साल से कम बच्चे नहीं लिए जाते हैं, 18 साल जिसकी उम्र होगी उसी को ही लिया जाएगा कंपनी में। लेकिन प्रियांशु का कैसे भर्ती हो जाता है, क्या शायद उस कंपनी में वर्कर न रहे हों, कमी रही हो, इस वजह से प्रियांशु जिसकी उम्र 14 साल उस कंपनी में उसकी भर्ती हो जाती है। आखिरकार प्रियांशु भी 12 घंटे की ड्यूटी करना शुरू कर देता है। रूम पर रहता था अपने दोस्तों के साथ। उसके बाद सुबह के 7 बजे ड्यूटी जाता, शाम को 7 बजे आ जाता था। लेकिन वो ऑपरेटर का काम किया करता था, यानी कुछ मशीन होती थी उनको चलाना होता था, वहां पे पार्ट बनते थे। लेकिन जिस मशीन पे काम करता था वहां पे 2 लोग काम किया करते थे और जो प्रियांशु है इसके साथ एक महिला काम किया करती थी जिसका नाम होता है सरिता, जिसकी उम्र 35 साल है। सरिता और प्रियांशु एक ही मशीन पर काम करते थे तो दोनों दिन भर बातचीत किया करते थे। आखिरकार सरिता जो है प्रियांशु से बोलती है कि प्रियांशु तुम्हारा घर पर कहाँ पर है घर। तो प्रियांशु बोलता है कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ। तो सरिता बोलती है हंसते हुए कि मेरा भी घर बिहार में ही है। आखिर दोनों बिहारी भाषा बोलते भी थे तो दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। हालांकि 35 साल उसकी उम्र होती है सरिता की, तो जो प्रियांशु है सरिता को चाची बोला करता था। ऐसे ही जब बातचीत होती है तो एक दिन जो सरिता है प्रियांशु को बोलती है, दोपहर में जब छुट्टी हो जाती है एक दिन, तो सरिता प्रियांशु को बोलती है कि चलो मैं अपने रूम पे तुम्हें घुमा देती हूँ। आखिरकार प्रियांशु भी सरिता के साथ उसके रूम पर चला जाता है। प्रियांशु भले 14 साल था लेकिन उसकी शरीर जो थी, विकास हुआ था शरीर का, ऐसा लगता नहीं था कि 14 साल का है, ऐसा लगता था कि वो 17-18 साल का लड़का है। आखिरकार सरिता के साथ एक दिन सरिता के रूम पर प्रियांशु जाता है और वहां पर सरिता खाना बना रखी थी, प्रियांशु खाता है। उसके बाद फिर अपने रूम पर चला जाता है, फिर से ड्यूटी करने लगते हैं।
जो सरिता है उसके 2 बच्चे हैं और सरिता का पति एक ही कंपनी में काम किया करते थे, सरिता और सरिता का पति। लेकिन जो सरिता है ये भी ड्यूटी करती 12 घंटे, उसका पति भी करता, लेकिन घर पे बच्चे थे तो कभी सरिता ड्यूटी आती तो उसका पति नहीं आता, कभी पति आता तो सरिता नहीं आती, यानी बच्चों का भी ख्याल करना होता था। लेकिन एक दिन जो सरिता का पति है ये बोलता है कि मैं आज रात को घर पे नहीं आऊंगा, कंपनी में ही मुझे रुकना होगा क्योंकि आज ओवर टाइम मेरा लगा है। तो सरिता बोलती है कि मैं बच्चों के साथ 2 बच्चों के साथ रूम पे कैसे रहूंगी। तभी सरिता बोलती है कि ये जो लड़का है जिसका नाम प्रियांशु है, मेरे साथ ही मेरे मशीन पर काम करता है, 14 साल का बच्चा है, इसे साथ में लेते जाती हूँ, वहां पर रहेगा तो साथ में रहेंगे और फिर सुबह तो आप आ ही जाओगे। और सरिता का पति बोल देता है कि ठीक है, उसे लेते जाना साथ में। आखिरकार जो सरिता है वो प्रियांशु से बोलती है कि आज रात मेरे रूम पर चलो, वहीं पर मैं खाना बनाऊंगी, खाना सोना, मेरे पति आज नहीं आ रहे हैं तो मैं अकेली हो जाऊंगी। आखिरकार प्रियांशु भी बोलता है सरिता से कि ठीक है चाची, मैं भी चलूंगा। और प्रियांशु सरिता के साथ सरिता के रूम पर पहुंच जाता है। आखिरकार जब वहां पर पहुंचता है तो सरिता बाकायदे खाना बनाती है और शाम के सरिता के 2 बच्चे खाना खाते हैं और सो जाते हैं। उसके बाद प्रियांशु और सरिता दोनों मिलकर खाना खाते हैं। उसके बाद 2 रूम लिए थे सरिता और उसका पति मिलके। तो जो प्रियांशु है उसे दूसरे रूम में लेटा दिया जाता है और सरिता अपने बच्चों के साथ एक रूम में सो जाती है। लेकिन जैसे ही रात के लगभग 1 बजते हैं, सरिता अपने बिस्तर से उठती है और प्रियांशु के रूम में जाती है और वहां पर उसके बगल में लेट जाती है। और जैसे ही थोड़ा टाइम बीतता है, सरिता प्रियांशु के शरीर पर टच करना शुरू कर देती है, उसके शरीर पर सहलाना शुरू कर देती है। लेकिन सरिता जो है जब सहलाती है तो प्रियांशु की नींद खुल जाती है और प्रियांशु बोलता है कि चाची ये क्या कर रही हो। तो सरिता बोलती है कि कुछ नहीं, तुम बस देखते जाओ, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा जो मैं कर रही हूं, बस तुम करने दो। आखिरकार सरिता सहलाते सहलाते देखते ही देखते दोनों अपने कपड़े उतार देते हैं। और फिर क्या था, जो सरिता है प्रियांशु के साथ संबंध बनाती है पहली बार। और जब संबंध बनता है तो प्रियांशु को भी अच्छा लगता है थोड़ा बहुत और सरिता को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब एक दिन संबंध बनते हैं तो अब सरिता का पति नाइट में ज्यादातर ड्यूटी किया करता था, तो रात में प्रियांशु सरिता के रूम पर आता और बाकायदे खाना पीना खाता, साथ में दोनों सोते, संबंध बनाते। अब ऐसे ही टाइम बीतने लगता है, धीरे धीरे करके महीनों बीत जाते हैं। लेकिन अब ये जो इनका संबंध बनाने का सिलसिला था रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन एक दिन ड्यूटी बंद होती है, सरिता का और प्रियांशु का भी, और उसका पति सरिता का पति ड्यूटी गया होता है। लेकिन दोपहर में ही सरिता के पति का छुट्टी हो जाता है और वो घर पे आता है तो देखता है कि सरिता और वो जो बच्चा है प्रियांशु, 14 साल जिसकी उम्र है, बिना कपड़ों के एक दूसरे से लेटे हुए हैं, संबंध बना रहे हैं। जब सरिता का पति ये सब देखता है तो चुपचाप अपने दूसरे रूम में आता है और बैठ जाता है। कुछ देर बाद जब सरिता अपनी इच्छाएं पूरी करने के बाद दूसरे रूम में आती है तो देखती है कि उसका पति पहले से बैठा है। तो सरिता को यह आभास हो जाता है कि मेरा पति सब कुछ देख लिया है। थोड़ा और टाइम बीतता है, तभी जो सरिता का पति है सरिता को समझाता है कि देखो सरिता, ये जो कर रही हो ये वाकई में गलत है, छोटा बच्चा है, बताओ इसके साथ तुम ऐसा कर रही हो, उसकी जिंदगी का क्या होगा और तुम्हारी जिंदगी का क्या होगा, तुम विश्वासघात कर रही हो। सरिता को बहुत ज्यादा समझाता है। सरिता भी उस दिन बोलती है कि गलती हो गई मुझसे, आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगी। और सरिता का पति जो लड़का है प्रियांशु उसे भी समझाता है कि देखो बच्चा, तुम्हारी अभी लाइफ पड़ी हुई है, जो किए हो सो किए, लेकिन दोबारा ऐसा मत करना, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्रियांशु भी अपनी गलती मानता है और वहां से चला जाता है अपने रूम पे। अब धीरे धीरे 4 से 5 दिन बीत जाते हैं। लेकिन जो प्रियांशु है शुरुआत में तो इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब इसकी लत लग चुकी थी। जैसे ही 5 दिन बीत जाते हैं इसे फिर से सरिता की याद आने लगती है। 5 दिन बाद जैसे ही उसका पति ड्यूटी गया था तो रात में प्रियांशु सीधा सरिता के रूम पर आता है और फिर सरिता से बोलता है कि चलो ना संबंध बनाते हैं, मेरा मन कर रहा है। आखिरकार
फिर से सरिता और प्रियांशु संबंध बनाने लगते हैं। लेकिन संजोग ऐसा देखो कि उसी दिन रात 11 बजे फिर से सरिता का पति आ जाता है और सब कुछ देख लेता है। और जैसे ही प्रियांशु ये सब देखता है, अपने कपड़े पहनता है और भाग जाता है। लेकिन अब जो सरिता का पति था, सरिता की बेरहमी से पिटाई कर देता है। सरिता भी गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। सरिता अपने पति से बोलती है कि अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चले जाओ, मैं प्रियांशु के साथ ही रहूंगी। आखिरकार सरिता का पति गुस्सा हो जाता है और अपने 2 बच्चों को लेकर के अपने घर बिहार वापस आ जाता है। लेकिन सरिता जो है अब प्रियांशु से बोलती है कि प्रियांशु, मेरा पति अपने बच्चों को लेकर चला गया है, अब हम तुम आसानी से एक साथ रह सकते हैं, कोई टोकेगा नहीं। अब प्रियांशु जो है ये भी अपना रूम छोड़ता है और सीधा सरिता के रूम में शिफ्ट हो जाता है। अब दोनों ड्यूटी करने लगते हैं, साथ में ड्यूटी करते, साथ में आते और संबंध बनाते। अब साथ में ही रहने लगते हैं पति पत्नी की तरह। एक तरफ 35 साल की एक महिला सरिता और दूसरी तरफ एक 14 साल का लड़का जिसका नाम प्रियांशु है। आखिरकार ये संबंध बनाने वाला सिलसिला धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं, दोनों साथ रहते हैं। लेकिन जैसे ही 6 महीने बीतते हैं, सरिता प्रियांशु से बोलती है कि देखो प्रियांशु, अब 6 महीने बीत चुके हैं, अब तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो दुनिया क्या बोलेगी। हम तुम्हारे साथ अपने पति को, बच्चों को छोड़ दिए तुम्हारे लिए, अब तुमसे मैं शादी करना चाहती हूँ। लेकिन जो प्रियांशु है ये भी, इसकी भी इच्छाएं पूरी हो चुकी थी। ये बोलता है कि देखो मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, मैं शादी नहीं कर सकता हूँ, मैं घर में इकलौता हूँ, मेरे मम्मी पापा ये सब इजाजत नहीं देंगे। जब इस तरीके से प्रियांशु बोलता है तो सरिता गुस्सा हो जाती है और प्रियांशु से बोलती है कि प्रियांशु, तुम मुझे हल्के में मत लेना, मैं तुम्हारे लिए अपने पति और बच्चों को छोड़ सकती हूँ, तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, तुम्हारे साथ भी वो कर दूंगी जो तुम सोचे नहीं होगे। आखिरकार जो प्रियांशु है डर जाता है। डरने के बाद ये सोचता है कि आखिर मैं करूं क्या, ये तो मेरे गले की हड्डी बन गई, अब शादी करने के लिए बोल रही है, आखिर मैं करूं क्या। इस छोटे बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता है। धीरे धीरे 15 साल का हो चुका था, महिला 36 साल की। अब ये 15 साल का बच्चा सोचता है कि आखिर मैं करूं क्या, ये तो मेरे गले की हड्डी बन गई है। और इसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों नहीं इस महिला को इस दुनिया से हटा दे, फिर मैं निसोच हो जाऊंगा, मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा, मुझे शादी का दबाव बनाने वाला कोई नहीं होगा। आखिरकार जो प्रियांशु है ये मार्केट जाता है और एक चाकू खरीदता है और बाकायदे रूम पर आता है और अपना जो बेड होता है उसके नीचे छिपा देता है। लेकिन रात के समय में जैसे ही सरिता और प्रियांशु एक रूम में एक बेड पर पास में लेटते हैं और संबंध बनाते हैं, तभी प्रियांशु उस चाकू को उठाता है और सरिता को इस दुनिया से हटा देता है और उसके बाद उस घर को छोड़ता है और वहां से फरार हो जाता है। लेकिन जैसे ही आसपास के सुबह लोग देखते हैं, क्योंकि दरवाजा खुला ही होता है, आसपास के लोग सोचते हैं कि इस रूम में से कोई निकल नहीं रहा है, तो देखते हैं कि सरिता इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। पुलिस आती है, पुलिस जांच पड़ताल करती है। तभी सरिता के पति को पुलिस उठाती है और पूछती है कि तुम्हारे पत्नी के साथ क्या हुआ है। तो सरिता का पति बताता है कि साहब मुझे कुछ भी नहीं पता है। वो पिछली स्टोरी A to Z बता देता है। वो बताता है कि कैसे मेरी पत्नी मुझे धोखा दी और एक बच्चे के साथ दिल लगा बैठी। जब बच्चे की बात आती है तो पुलिस उस बच्चे को तलाशना शुरू कर देती है, उसका नंबर निकालती है कंपनी से और उसका लोकेशन ट्रेस कर लेती है। आखिरकार उस बच्चे को पुलिस अपने हिरासत में ले लेती है और उससे पूछताछ स्टार्ट कर देती है। और जैसे ही बच्चे से पूछताछ स्टार्ट किया जाता है, बच्चा सब कुछ, 15 साल का लड़का सब कुछ अपनी कहानी बयां करने लगता है, जैसे जैसे उसके साथ जैसे जैसे हुआ था। वो बताता है कि घर में मेरे माता पिता हैं, मैं उनका मुंह देख रहा था, मैं इससे शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन ये मुझसे शादी का दबाव बना रही थी। मुझे यही आइडिया सूझा और मैं इसे इस दुनिया से हटा दिया। आखिरकार पुलिस जो है सरिता की जो लॉस है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जो लड़का है प्रियांशु, इसे पुलिस गिरफ्तार करती है और बाल सुधार जेल में डाल दिया जाता है। आखिरकार बच्चा जो कि अपने माता पिता का पेट पालन पोषण करने के लिए बाहर आया था, लेकिन अब वो सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। इसीलिए इस कहानी से आपको सीख मिलती है कि अगर आप कहीं भी बाहर जाते हैं कमाने के लिए तो किसी भी मोह माया के चक्कर में न पड़े, अपने काम पे फोकस करें, वरना इस तरीके से नतीजे आपके साथ भी हो सकते हैं। अब जो प्रियांशु है उसके माता पिता की जिंदगी वाकई में पूरी तरह से अंधकार हो चुकी है। बाकी
इस पूरी कहानी में आप अपनी राय जरूर देना है। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। चलते हैं आज के कमेंट की ओर। तो चंदन जी हैं जो कि उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं, मिस्टर कुमार जी हैं जो कि बिहार से रहने वाले हैं, भमर सिंह हैं जो कि करौली से रहने वाले हैं। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।